खैर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में ए लेटर टू गॉड का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है। क्लास 10th में ए लेटर टू गॉड के आपके ओटीज क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं और मैंने आपसे कहा था कि ग्रामेटिकल पोर्शन जो बुक के पीछे दिया है हम उसको भी पढ़ेंगे, तो आज वही पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है ए लेटर टू गॉड, उसके पीछे आखिरी में जाकर के ग्रामेटिकल पोर्शन शुरू होता है थिंकिंग अबाउट ए लैंग्वेज। लेकिन उससे पहले ये प्रश्न दिया हुआ है 5th, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या वास्तविक दुनिया में भी लेंचो जैसे लोग पाए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, आपको क्या लगता है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। यू मे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, अपने इस सवाल का जवाब देने के लिए ये जो ब्लू बॉक्स है, इस ब्लू बॉक्स के जो वर्ड्स दिए हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ पर मेरा ये बताने का अर्थ है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं आपको उनका अर्थ आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रीडी। ग्रीडी मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा, ग्रीडी मान होता है लालची। दूसरा यहाँ दिया है सेल्फिश, सेल्फ माने स्वयं, सेल्फिश जो स्वयं की ही सोचे यानी स्वार्थी, स्वार्थी यानी अपने बारे में ही सोचे तो उसको बोलते हैं स्वार्थी। नेव, नेव मान होता है जो व्यक्ति किसी काम में किसी भी क्षेत्र में नया नया होता है उसको नेव बोलते हैं। नया नया मतलब जिसको बिल्कुल अनुभव नहीं है, नया है बिल्कुल। जैसे किसी ने कंपनी जाकर के ज्वाइन की है, पहला या दूसरा दिन ही है, तो वो क्या है, नेव है यानी अनुभवहीन है, उसको किसी भी कार्य का अनुभव नहीं हो, नया नया आया है तो उसको बोलते हैं नेव। कॉमिकल, कॉमिक वर्ड से आप परिचित होंगे, कॉमेडी मूवी देखते होंगे, वही शब्द है ये कॉमिकल यानी मजाकिया। स्टूपिड, इसका तो आप लोग बहुत इस्तेमाल करते होंगे। स्टूपिड माने होता है मूर्ख, स्टूपिड माने क्या होता है, मूर्ख। नेक्स्ट अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल समझने से पहले हमको समझना होगा ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मान होता है आभारी होना, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन पीछे अन लग गया है, प्रीफिक्स अन लग गया है, अन से शब्द नेगेटिव हो जाता है, आभारी नहीं होना। तो अनग्रेटफुल माने जो आभारी ना हो या जो एहसान फरामोश हो, जिसको कहते हैं एहसान फरामोश, राइट, जो एहसान ना माने। और अनक्वेश्चनिंग, इसमें भी अन लगा है यानी नेगेटिव करेगा। यानी क्वेश्चनिंग का क्या अर्थ होता है, प्रश्न पूछना। अनक्वेश्चनिंग यानी प्रश्न पूछना जैसा नहीं। अनक्वेश्चनिंग का होता है नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, बिना संदेह के, ठीक है, बिना संदेह के। जैसे कि हम अपनी माँ बाप की बात मानते हैं ना, जो वो कहते हैं हम अनक्वेश्चनिंगली उसको फॉलो करते हैं क्योंकि हमें पता है वो सही बता रहे हैं, कोई संदेह नहीं है उनकी बातों में, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा अनक्वेश्चनिंग। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ग्रीडी माने लालची, सेल्फिश माने स्वार्थी, नैव मतलब अनुभवहीन, कॉमिकल मतलब मजाकिया, स्टूपिड मतलब मूर्ख, अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश और अनक्वेश्चनिंग मतलब बिना संदेह। राइट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 6th, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। कन्फ्लिक्ट माने क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है संघर्ष। स्टोरी जो हमने लेंचो की पढ़ी है उसमें दो प्रकार के संघर्ष हैं, कौन कौन से, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, एक तो ह्यूमंस और नेचर के बीच में यानी मानव और प्रकृति के बीच में संघर्ष, एक बिटवीन ह्यूमंस देन सेल्फ, एक इंसान के आपस की संघर्ष, इंसान का जो आपसी संघर्ष है वो। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट इलिस्ट्रेटेड, इस संघर्ष को आप कैसे व्याख्या करेंगे, इसकी कैसे बताएंगे। तो मैं हिंट दे देता हूँ, आदमी और नेचर में संघर्ष कैसे, आदमी ने फसल उगाई लेंचो ने, लेकिन प्रकृति ने ओले गिरा दिए, उसकी फसल नष्ट हो गई। तो ये तो आदमी और प्रकृति का संघर्ष है। आदमी आदमी में कैसा संघर्ष है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उसने उसकी मदद करी लेंचो की, लेकिन लेंचो उनको ही बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहा है, बदमाश बोल रहा है। तो ये ह्यूमंस का आपसी में कन्फ्लिक्ट है, आप इसको अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं, राइट। ये इसकी मेन पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होगा। एनसीईआरटी आपको क्या सिखाना चाहती है, एनसीईआरटी आपको ये नहीं चाहती केवल ओटी याद कर लो, 4 क्वेश्चन आंसर याद कर लो और हो गया, नहीं। एनसीईआरटी चाहती है आप इंग्लिश में मजबूत बनिए, एक मजबूत स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट बनिए और भारत देश के अच्छे नागरिक, कुशल नागरिक बनिए जो भारत देश का नाम और आगे ले जाए, ठीक है। तो उसके लिए थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज,
लैंग्वेज के बारे में सोचना है हमको। तो पहला क्या कह रहे हैं, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अचानक से एक तेज हवा आती है, बहना शुरू करती है और उसके साथ बहुत तेज बरसात आती है और उसके साथ हेलस्टोन्स गिरना शुरू कर देते हैं। हेलस्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स। अब हेलस्टोन्स की व्याख्या करते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं हेलस्टोन ओले होते हैं, लेकिन इसको भी समझिए। आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, आइस के छोटी छोटी जो बॉल होती हैं उनको कहते हैं हेलस्टोन्स यानी ओले। दैट फॉल लाइक रेन, जो ऐसे गिरते हैं मानो बरसात गिर रही है, जैसे बरसात की बूंदें गिरती हैं वैसे गिरती हैं, तो उनको कहते हैं हेलस्टोन्स यानी ओले। ए स्टॉर्म इन विच हेलस्टोन फॉल, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा तूफान जिसमें हेलस्टोन गिरते हैं उसको कहते हैं हेलस्टॉर्म, ये समझ लीजिए आप लोग। देखो बेटा, हेलस्टॉर्म प्लस स्टॉर्म, हेलस्टॉर्म के साथ अगर तूफान आ रहा है तो उसको कहते हैं हेलस्टॉर्म, ठीक है। स्टॉर्म हटा के STORM, हेलस्टॉर्म। समझ गए? हेलस्टॉर्म क्या है? ऐसा तूफान इसमें ओले गिर रहे हैं, ठीक है। यू नो दैट स्टॉर्म इज बैड वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स। आपको पता है तूफान क्या होता है? तूफान बुरा मौसम होता है, बेकार मौसम होता है, इसमें तेज हवाएं चलती हैं। रेन बरसात होती है, थंडर, ठंडा मतलब बिजली कड़कड़ाती है, बिजली की आवाज़ आती है, तूफान आते हैं। एंड लाइटनिंग, और बिजली की आवाज़ के साथ बिजली की चमक भी आती है, ठीक है। देखो ब्लू में क्या लिखा हुआ है, देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स। तूफानों के दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न नाम है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, उनके नेचर के आधार पर, उनका जैसा नेचर होता है तूफान का उस आधार पर। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विथ देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स। नीचे आपको बताया गया है, एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि तूफान का नाम क्या है, ठीक है। यू मे यूज ए डिक्शनरी टू हेल्प यू। आप इसके लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्शनरी का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है, आप डिक्शनरी में वर्ड्स को देखना भी सीखते हैं, आपकी वोकेब भी स्ट्रांग होती है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये बॉक्स दिया गया है, गेल, व्हर्लविंड, साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, ये शब्द आपने ज़्यादातर सुने होंगे। हमको ये पहचानना है कि ये किसके तूफान की क्या विशेषता है। तो पहला देखते हैं हम, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। एक वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वायलेंट मतलब बहुत वायलेंट, वैसे हिंसा को कहते हैं, यानी जो अस्त व्यस्त कर दे। इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल, जिसमें जो हवा होती है ना सर्कल में घूमती है, बिल्कुल सर्कल में, ऐसे सर्कल में मूव करती है, तो उसको क्या कहते हैं। देखो यहाँ बीच में सी लिखा है, तो इसको आप समझ सकते हैं साइक्लोन, CLON, उसको क्या कहते हैं साइक्लोन। साइक्लोन मतलब ऐसे करके जो तूफान आता है, गोल 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 गोल। दूसरा, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा, बहुत ही तेज हवा, बस हवा सीधी चली जा रही है बहुत तेज, उसको कहते हैं गेल, राइट। तीसरा, ए वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, वॉयलेंट है विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जिसके विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे। देखो इसमें हिंट दी रखी है, पीछे पी दिया है, तो टाइफून, ठीक है। बहुत तेज हवा, ट्रॉपिकल एरिया में जो तेज स्टॉर्म होता है उसको कहते हैं, तेज हवा जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है उसको कहते हैं टाइफून। चौथा, ए वॉयलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड, एक बहुत तेज तूफान जिसका सेंटर क्लाउड होता है, इन द शेप ऑफ ए फनल, फनल के शेप में, यानी कि ये ऐसे 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 फनल जैसा बनता जाता है, ऐसे इस रूप में, और ये पूरा यहाँ बादल बादल है, तूफान है। ज़्यादातर आपको जो मूवीज़ में ये वाला तूफान दिखाया जाता है कि बादल है, चारों तरफ बादल घूम रहे हैं और तेज़ हवा चल रही है और नीचे आकर के कौन जैसा शेप हो जाता है, ठीक है, फनल का शेप हो जाता है। इसका क्या नाम है? इसमें से आप लोग ढूंढ सकते हो उसका क्या नाम है। क्या नाम है? टॉर्नेडो, ठीक है। टॉर्नेडो क्या होता है? तूफान होता है जो बादलों के साथ आता है और बिल्कुल फनल के शेप में आता है, ठीक है, टॉर्नेडो। फिफ्थ, ए वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स
स्पेशली इन द वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन। वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन में जो तूफान आता है वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन में, उसका क्या नाम है? देखो क्षेत्र के हिसाब से तूफानों के नाम है, तो इसका क्या नाम है? आर है, आप मिला सकते हो आराम से, आप लोग भी इसको कर सकते हो, हरिकेन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। सिक्स्थ, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन ए स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। ऐसा तूफान जो घूमते हुए चलता जाता है, तेज चलता जाता है और बहुत डैमेज करता है। इतना तेज चलता है कि अगर बड़े बड़े टावर हैं, टावर को भी मोड़ देता है तूफान, इतनी तेज होता है वो, है ना। तो उसको, इसका क्या नाम है? एक ही बचा है, व्हर्लविंड, WHIRL और WIND, व्हर्लविंड। व्हर्लपूल तो सुना ही होगा आपने, व्हर्लपूल यानी घुमाता है, जो वॉशिंग मशीन आती है व्हर्लपूल, तो व्हर्ल विंड यानी घूमने वाली हवा, ठीक है। तो व्हर्ल विंड समझ में आ गया, किस जगह पे, या हर तूफान की अपनी अपनी विशेषता है उसके आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है होप। नेक्स्ट टॉपिक है होप। ये कह रहे हैं, नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में ही होप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। होप शब्द का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट का यहाँ एरिस्टॉम के लिए इस्तेमाल किया, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी निकल जाए तूफान। दूसरा है, देयर आर ए सिंगल होप, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब एक ही आशा बची है, बस भगवान की मदद। फर्स्ट एग्जाम्पल में होप इज ए वर्ब विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। पहला एग्जाम्पल में क्या है? होप क्या है? एक वर्ब है और इच्छा है, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ समथिंग टू हैपन हो जाए। सेकंड एग्जाम्पल में नाउन है, यहाँ पर देखो ये नाउन है और यहाँ पर ये वर्ब है। ए चांस फॉर समथिंग टू हैपन, और इसका अर्थ है कि एक चांस मिल जाए कि कुछ हो जाए, ठीक है। होप का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, इसमें आगे दिया हुआ है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। ये बुक ही चल रही है आपकी, मैचिंग करनी है आपको बुक से। मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विथ द मीनिंग ऑफ होप, विथ द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी, ठीक है। तो पहला है, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो, क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट मिला जो आप कॉलेज में पढ़ना चाहते थे? आई होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। अब इसमें से आपको छांटना है। दूसरा, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आई। मुझे उम्मीद है तुम मेरे इस कहने पर माइंड नहीं करोगे, लेकिन जिस तरीके से आप आर्ग्यू कर रहे हो वो ठीक नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV या एड्स सफरर्स। ये जो खोज है वो नई उम्मीद देगी, न्यू होप देगी HIV मरीजों को या एड्स के मरीजों को। वी वर होपिंग अगेंस्ट द होप, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस अवर मिस्टेक। हम ये उम्मीद कर रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जज ने जो हमने गलती की है वो ना देखी है। और पांचवा, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर सी वेंट टू स्कूल। मैंने उसको जल्दी ही कॉल लगाया इस उम्मीद में कि स्कूल जाने से पहले बात हो जाएगी। जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। साइक्लोन के 7 दिन बाद फिशरमैन वापस आया जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं आंसर बता देता हूँ। पहला ये है, आई होप सो, वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल। आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा और ये क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा आपका ये, आई होप यू डोंट माइंड वाला ये, ठीक है। शोइंग कंसर्न दैट व्हाट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब, यानी आप में ये कंसर्न दिखा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, वो आपको डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, इसलिए इसमें कहता है डोंट माइंड, आई होप, मुझे उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे, तो उसके लिए यहाँ इस्तेमाल पोलाइट तरीके से किया गया है। तीसरा, डिस्कवरी नई आशा दे रही है, ये तीसरा, ऐसा न्यू होप, नई आशा, यानी ऐसी फीलिंग जो प्रोबेबली अच्छा हो जाएगा आपके साथ, ऐसी फीलिंग्स, ठीक है। चौथा, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप, विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली।
ऐसी चीज़ की उम्मीद करना जो होना बड़ा असंभव है, मुश्किल है, यानी होपिंग अगेंस्ट होप, यानी बहुत मुश्किल है ऐसा संभव होना। ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स्थ रहा है, अगर आप उसको खोज सकते हैं तो खोजो। दो हैं, इन दोनों में से कौन सा होगा? फिफ्थ, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग, मैंने जल्दी कॉल लगाया बात करने की आशा में, तो थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, कि वो सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा। तो पांचवा ये है, बचा छठवा ये, स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग्स वुड हैपन, ऐसा उम्मीद करना बंद कर देना कि कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोन में वो फंस गया था तो सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन 7 दिन बाद वापस आ गया। ठीक है, तो ये होप का इस्तेमाल है। ठीक है, ये देख लो 3, 5, 6, 1 to 4, राइट। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव क्लॉज, ये देखिए मैंने बताया था ए लेटर टू गॉड में रिलेटिव क्लॉज है, इसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, एक क्लॉज की अपलोड कर चुका हूँ, ए रिलेटिव क्लॉज की भी अपलोड कर चुका हूँ। अब रिलेटिव क्लॉज के केवल प्रैक्टिस रह गई है। ठीक है, केवल प्रैक्टिस, उसको भी हम करेंगे। उसमें आपके सिलेबस में आता है, आपके एग्जाम में आता है, 2 सेंटेंस दिए उनको जोड़ने का, तो हम रिलेटिव क्लॉज में देखेंगे। ठीक है, ये पूरा रिलेटिव क्लॉज है। नेगेटिव फॉर एम्फेसिस, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, मेटाफर की क्लास में ले चुका हूँ। ठीक, ये मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। अब स्पीकिंग है पोर्शन, एक लिसनिंग पोर्शन है और एक राइटिंग पोर्शन है, आपको ये स्वयं करना है। और इस लेसन में आपने क्या क्या किया है ये यहाँ पर दिया हुआ है। मेरा ये मानना है कि बुक्स में पीछे जो भी दिया है उसको आपको कम से कम पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या सिखाना चाहे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।